आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों में है। हमारी रसोई में जलने वाली वो नीली लौ। बिल्कुल। मतलब हम सुबह उठते हैं, गैस का नॉब घुमाते हैं और चाय के लिए आग हाजिर हो जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये गैस आ कहाँ से रही है? सच कहूं तो लोग सुविधा के इतने आदी हो जाते हैं कि इसके पीछे का जो पूरा विज्ञान है उसे भूल ही जाते हैं। वही तो। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है एलपीजी, पाताल से रसोई तक का महासफर। हमारा मिशन यही है कि इस साधारण सी दिखने वाली गैस के पीछे का जो पूरा प्राकृतिक इतिहास है और इतना बड़ा नेटवर्क है उसे डिकोड किया जाए। हाँ, मतलब इस दस्तावेज को पढ़कर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। जब हम वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव को देखते हैं तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि आज भी दुनिया में करीब 3 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रिड वाली बिजली नहीं है। 3 अरब? ये तो बहुत बड़ी आबादी है। और ये लोग अपने बुनियादी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर हैं। अगर हम इतिहास देखें तो इंसान सदियों से बंद कमरों में लकड़ी या कोयला जलाता आ रहा है, जिससे वो जहरीला धुआं पैदा होता है जो सीधे फेफड़ों में जाता है। सही कहा। और दस्तावेज के अनुसार कोयले या डीजल की तुलना में एलपीजी 81% कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। 81% कम? मतलब हम इसे सिर्फ खाना पकाने का ईंधन मानते हैं, लेकिन असल में ये उन लाखों लोगों के फेफड़ों के लिए संजीवनी है जो पहले धुएं में घटने को मजबूर थे। बिल्कुल। और इसमें भारत सरकार की उज्ज्वला 2.0 पहल का भी जिक्र है, जिसने करोड़ों घरों को इस धुएं से आज़ादी दिलाई है। इसीलिए इसे स्वच्छ ईंधन या क्लीन एनर्जी कहा जाता है। क्लीन एनर्जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ये इतना स्वच्छ ईंधन आ कहाँ से रहा है? इसकी कहानी आज या कल की नहीं है, बल्कि लाखों साल पुरानी है। ये हमें धरती के एकदम अतीत में ले जाती है। मतलब डायनासोर वाले युग में? कुछ वैसा ही। लाखों साल पहले जब प्राचीन जीव जंतु और विशाल पेड़ पौधे मरे तो वो समुद्र और जमीन की गहराइयों में दब गए। और फिर उनके ऊपर मिट्टी और रेत जमती गई होगी। बिल्कुल। समय के साथ भारी चट्टानों की अनगिनत परतें बन गई। अब जमीन की गहराई की भयंकर गर्मी और ऊपर से चट्टानों का दबाव, उसने एक प्राकृतिक प्रेशर कुकर का काम किया, राइट? एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसी प्रेशर कुकर में वो कार्बनिक ढांचा टूटकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल गया। अब यहाँ पर ना मेरा एक बहुत बड़ा डाउट था। जब हम तेल के कुएं या ऑयल रिजर्वायर के बारे में सुनते हैं तो मैं तो यही सोचता था कि जमीन के नीचे तेल की कोई नदी या तालाब होगा। हाँ, मुझे लगता था बस एक पाइप डालो, मोटर चलाओ और तेल बाहर। ये विज्ञान की बहुत ही आम भ्रांति है। असल में जमीन के नीचे ऐसा कोई तालाब नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये तेल रहता कहाँ है? ये खजाना चट्टानों की बेहद सूक्ष्म दरारों में फंसा होता है। इसकी तुलना हम एक स्पंज से कर सकते हैं। एक स्पंज? हाँ, जैसे एक स्पंज पानी सोख लेता है ना, ठीक वैसे ही भारी चट्टानें कच्चे तेल और गैस को अपने अंदर कैद रखती हैं। ओ, मतलब हमें उन चट्टानों तक पहुंचना होता है और फिर आधुनिक मशीनों से उस स्पंज को निचोड़ना पड़ता है। कमाल है। बिल्कुल। लेकिन जमीन के इतने नीचे जहाँ घुप अंधेरा है, वहाँ इस स्पंज को ढूंढना भी तो अपने आप में एक चुनौती है। वो तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हुआ। बिना जाने तो हम कहीं भी मशीन से छेद नहीं कर सकते ना। इसीलिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों या सिस्मिक एक्सप्लोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे काम करता है? वो सतह पर एक कृत्रिम कंपन पैदा करते हैं। ये ध्वनि तरंगे कई किलोमीटर नीचे जाती हैं और अलग अलग चट्टानों से टकराकर गूंज की तरह वापस लौटती हैं। जैसे कोई इको वापस आ रही हो। हाँ, और सुपर कंप्यूटर इन तरंगों का विश्लेषण करते हैं। जब कोई तरंग तेल वाली चट्टान से टकराती है तो उसकी गति में बदलाव आ जाता है और उससे वैज्ञानिक जमीन के नीचे का एक 3D नक्शा बना लेते हैं। सही कहा। फिर वो अपतटीय या ऑफशोर मशीनों से ड्रिलिंग शुरू करते हैं और पाइपलाइन को उस भंडार तक पहुंचाते हैं। पर जो चीज वहां से बाहर आती है वो तो कोई साफ नीली गैस नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं। वो तो एक गाढ़ा काला और अशुद्धियों से भरा कच्चा तेल होता है। तो फिर उस काले गाढ़े तेल से हमारी एलपीजी कैसे बनती है? दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि एलपीजी मुख्य रूप से 2 जगहों से आती है। या तो प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग से, जो मध्य पूर्व और अमेरिका में ज्यादा होती है, और दूसरा है कच्चे तेल की रिफाइनरी। भारत, जापान और यूरोपीय संघ इस पर बहुत निर्भर हैं। रिफाइनरी में ही वो रसायन विज्ञान का असली जादू होता है। जादू मतलब वो डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस? हाँ, रिफाइनरी एक विशाल प्रयोगशाला की तरह है। इसमें एक बहुत ऊंची भट्ठी होती है
जहां कच्चे तेल को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। बाप रे, 400 डिग्री! और विज्ञान का सिद्धांत है कि अलग-अलग रसायनों का उबलने का बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो जो भारी चीजें हैं, जिससे सड़क बनाने वाला डामर, वो नीचे रह लाता होगा। एकदम सही। और उससे ऊपर डीजल, फिर जेट फ्यूल और पेट्रोल गैस बनकर उठते हैं। और हमारी एलपीजी कहाँ मिलती है? भट्टी के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां तापमान सबसे कम होता है, वहां हल्की गैसें पहुंचती हैं। यही हमारी एलपीजी है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? स्रोत के अनुसार शायद प्रोपेन और ब्यूटेन, राइट? हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा? इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी तरलीकृत गैस। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जब घर में लाल सिलेंडर आता है और हम उसे हिलाते हैं तो अंदर से पानी के छलकनी जैसी आवाज आती है। तो सवाल ये है कि जो चीज रिफाइनरी से गैस बनकर उड़ी थी, वो सिलेंडर में लिक्विड कैसे बन गई? हाँ, ये लिक्विड कैसे बनी? कोई केमिकल मिलाया जाता है क्या? नहीं, केमिकल नहीं। इसका जवाब भौतिक विज्ञान के दबाव यानी प्रेशर में छिपा है। सामान्य तापमान पर ये पूरी तरह से गैस अवस्था में होते हैं। मतलब अणु बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे होते हैं और बहुत जगह घेरते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे गैस के रूप में ही ट्रांसपोर्ट करें तो एक बड़े ट्रक में मुश्किल से कुछ घरों की ही गैस आ पाएगी। वो तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? इस गैस पर लगभग 8 बार का भारी दबाव डाला जाता है। 8 बार का दबाव? तो इससे वो अणु इतने पास आ जाते हैं कि वो तरल बन जाते हैं। हाँ, उनके पास गैस बने रहने की जगह ही नहीं बचती। और ये परिवहन के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मतलब जब ये तरल बनती है तो ये जगह कम घेरती है? बहुत कम। गैसीय रूप के मुकाबले 250 गुना कम जगह घेरती है। वाह! मतलब जो गैस पूरे एक कमरे में आती, वो अब उस छोटे से लाल सिलेंडर में आ गई। और जैसे ही आप रेगुलेटर खोलते हैं, दबाव कम होता है और वो तरल फिर से गैस बनकर चूल्हे तक पहुंच जाता है। ये इंजीनियरिंग सच में बहुत स्मार्ट है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी तो जुड़ा है। बिल्कुल। दस्तावेज इसे कैटेगरी 1 का खतरा बताता है। उच्च दबाव और अत्यधिक ज्वलनशील। और सबसे डराने वाली बात जो स्रोत में लिखी है वो ये कि शुद्ध एलपीजी रंगीन और गंधहीन होती है। हाँ, मतलब अगर ये लीक हो जाए तो एक साइलेंट किलर बन सकती है। हमारी नाक उसे पकड़ ही नहीं सकती। तो फिर वो जो तेज बदबू आती है गैस लीक होने पर, वो क्या है? वो रसायन विज्ञान का एक और शानदार समाधान है। रिफाइनरी में ही इस गैस में जानबूझकर एक केमिकल मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। अच्छा, तो मतलब जिस बदबू से हम नाक सिकोड़ते हैं वो असल में गैस की अपनी गंध नहीं है? नहीं, वो तो जानबूझकर पैदा की गई एक चेतावनी है, एक अलार्म सिस्टम है। क्या बात है, जो बिना बिजली के काम करता है। हमारी नाक इसके प्रति इतनी संवेदनशील होती है कि हवा में थोड़ा सा भी रिसाव हो तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल दे देता है। मतलब जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा चिढ़ होती है वही असल में हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। बिल्कुल। अगर ये ना हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही ला सकती है। चलिए, गैस तो सुरक्षित हो गई बदबू से, लेकिन अब इसे रिफाइनरी से करोड़ों गुरु तक पहुंचाना, ये तो एक अलग ही लेवल की चुनौती है। इसे एक लॉजिस्टिक चमत्कार कहना गलत नहीं होगा। स्रोत में इसके विशाल महानेटवर्क का बहुत बारीकी से जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा कि समुद्री टैंकरों से इसे बंदरगाहों तक लाया जाता है। फिर वहां से पाइपलाइनों और ट्रकों के जरिए बॉटलिंग प्लांट तक। भारत सरकार का जो पाइपलाइन डेटा है वो बहुत कुछ कहता है। डेटा क्या कहता है? 2014 में भारत में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क करीब 5,159 टीएमटी था, लेकिन 2025 तक इसे 14,165 टीएमटी करने का लक्ष्य है। ये तो करीब 3 गुना की छलांग है। और इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं समझना चाहिए। गैस को ट्रकों में हजारों किलोमीटर तक ले जाना बहुत जोखिम भरा काम है। बिल्कुल। खराब मौसम, ट्रैफिक या सड़क हादसों का डर हमेशा रहता है। कि धमनियों की तरह काम कर रही हैं जो बिना रुके सुरक्षित ऊर्जा पहुंचा रही हैं। और इसी नेटवर्क के आखिरी छोर पर होते हैं बॉटलिंग प्लांट, जहां ये गैस उस लाल सिलेंडर में भरी जाती है। बॉटलिंग प्लांट के अंदर का जो प्रोसेस स्रोत में बताया गया है वो बहुत ही ऑटोमेटेड है ना? होना ही पड़ेगा। भारत जैसे देश में रोज लाखों सिलेंडरों की खपत है। हाथ से तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो ये पूरी तरह से मशीनों से होता है? हाँ, खाली सिलेंडर ट्रकों से उतरते हैं कन्वेयर बेल्ट पर, उनकी धुलाई होती है और फिर वो कैरोसेल मशीन में जाते हैं। ये कैरोसेल मशीन क्या होती है? ये एक गोल घूमने वाली विशाल मशीन है जिसमें 12 या 24 फिलिंग हेड होते हैं।
ये मशीन खाली सिलेंडर को पकड़ती है, वॉल्व खोलकर उच्च दबाव पर गैस भरती है और आगे बढ़ा देती है। और स्रोत बताता है कि ये मशीन 1 मिनट में 9 से 10 सिलेंडर भर देती है। इतनी तेज गति, लेकिन यहाँ सटीकता सबसे जरूरी है। हर घरेलू लाल सिलेंडर में ठीक 14.2 किलो गैस होनी चाहिए। 14.2 किलो। अगर इससे थोड़ा भी कम या ज्यादा हुआ तो मशीन के सेंसर तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर 1 ग्राम भी कम या ज्यादा हो तो सिस्टम उसे मेन लाइन से बाहर कर देता है। ये तो बहुत जबरदस्त तकनीक है, लेकिन ऑटोमेशन पर हम आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते, खासतौर पर ज्वलनशील गैस के मामले में। बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक आखिरी और बहुत ही कारगर वाटर बाथ टेस्ट किया जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मुझे ये तरीका बहुत दिलचस्प लगा। इतने हाईटेक प्लांट में एक इतना साधारण तरीका इस्तेमाल होता है। हाँ, हर भरे हुए सिलेंडर को पानी के एक विशाल टैंक से गुजारा जाता है, और अगर सिलेंडर के वॉल्व या बॉडी से एक छोटा सा भी बुलबुला दिखा तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। खराब वॉल्व बदल दिए जाते हैं, और अगर सिलेंडर की बॉडी डैमेज है तो उसे नष्ट करके कबाड़ में बदल देते हैं, ताकि वो किसी भी घर तक ना पहुंच सके। सुरक्षा को लेकर ये जो गंभीरता है वो सच में तारीफ के काबिल है। और आपको पता है, भारत में ऐसे 1540 से ज्यादा बॉटलिंग प्लांट दिन रात काम कर रहे हैं। 1540? हाँ, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां इस पूरे तंत्र को चला रही हैं। और अब तो शायद चोरी रोकने के लिए इसमें IoT स्मार्ट मीटर भी जोड़े जा रहे हैं ना? बिल्कुल, ताकि हर सिलेंडर के रूट और उसके इस्तेमाल को ट्रैक किया जा सके। ये तकनीक इस नेटवर्क को और पारदर्शी बना रही है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट विचार आ रहा है। वो क्या? कि अंतिम सुविधा के लिए हमेशा अंतिम जटिलता से गुजरना पड़ता है। हम रोज उस नीली लॉ का इस्तेमाल करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, लेकिन उस एक लॉ के पीछे लाखों साल का प्राकृतिक दबाव, भूकंपीय तरंगें, 400 डिग्री की भट्ठी और एथिल मरकैप्टन की सुरक्षा काम कर रही है। और फिर हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन और वाटर बाथ टेस्ट की वो अचूक सटीकता। सच में ये मानवीय इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। प्रकृति ने जो पाताल में छिपा रखा था, हमने उसे निकाला और इतनी कुशलता से पैक किया कि कोई भी बिना बिजली के अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सके। इस दस्तावेज ने हमें LPG के अतीत और वर्तमान का पूरा खाका समझा दिया। लेकिन मैं थोड़ा भविष्य के बारे में सोच रहा था। भविष्य के बारे में? जैसे कि क्या? देखिए, आज हम जमीन के नीचे दबे जीवाश्मों पर निर्भर है। हम धरती का सीना चीरकर ये सीमित खजाना निकाल रहे हैं। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम इस पूरी जमीनी प्रक्रिया को ही खत्म कर दें? हाँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि वैज्ञानिक हवा से कार्बन और पानी से हाइड्रोजन लें और अपनी लैब में ही बिल्कुल वैसी क्लीन सिंथेटिक गैस बना लें जो सीधे हमारे सिलेंडरों में भरी जा सके बिना जमीन में खोदे? बिल्कुल। ऊर्जा का भविष्य हमें और क्या चमत्कार दिखाएगा, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये तो सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। तो अगली बार जब रसोई में गैस जले तो उस नीली लौ में सिर्फ आग नहीं, बल्कि पाताल से लेकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक का वो महासफर जरूर देखिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।